साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम शो कसा आइस। साथियों आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। यदि आप केस कंटेस्ट कर रहे हो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का या रेप का या मर्डर का, तो प्रोसिक्यूशन के हाथ में सबसे बड़ा हथियार है कि आप कन्फेस करो और ये कबूल करो कि आपने क्राइम किया है। आपको सज़ा या तो कम से कम होगी या बिल्कुल नहीं होगी, और वो कोशिश करेंगे कि आपको अप्रूवल या कंप्लायंस का जो है स्टेटस दिला दें। साथियों इस विषय पर चर्चा करूंगा अलग टॉपिक के ऊपर, बट इसके साथ साथ इसी से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि ऑथराइज़ करता है एजेंसी को कि अगर कोई बात आप बताना चाहते हैं और उस बात या उस फैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस में कोई नया फैक्ट डिस्कवर होता है या कोई आर्टिकल जो है डिस्कवर होता है जो आपको क्राइम से कनेक्ट कर सकता है, या ऐसी कोई सिनेरियो को जो कि फोल्डेड है उसे अनफोल्ड कर सकता है, तो उस सिनेरियो में आपके चांसेस कन्विक्शन के बढ़ जाते हैं। ये लोग कहते ज़रूर हैं कि आपकी हेल्प होगी, बट इन रियल में आप अपने ही कबर खोद रहे हैं, आप अपने ही कदम कन्विक्शन की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो 27 की इत्तला देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, कानून में इसकी स्थिति क्या है, ये सब मैं खुल के डिस्कस करने वाला हूं। और जो लोग गलत तरीके से ऐसी इत्तलाओं को रिकॉर्ड करते हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या मत है, इसकी भी जानकारी हर आम इंसान को इस देश में होनी चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि हम सब डिपेंड हो जाते हैं वकीलों के ऊपर, वो ना जाने क्या से क्या करते रहते हैं और अंतोगत्वा सजा हो जाती है एंड दे से सॉरी। तो साथियों ऐसा ना हो, अगर कोई चीज़ लड़ी जा रही है तो आपका वकील और आप खुद भी करेक्ट होने चाहिए लीगल एंड फैक्चुअल स्कोर पे। कल को ये ना हो कि फैक्चुअल स्कोर पे हम ठीक हैं पर लीगल गलत हो गए, और कल को ये ना हो कि हम लीगल स्कोर पे ठीक हैं या फैक्चुअल स्कोर पे गलत हो गए। वकील और आप मिलके बनते हैं 1 और 1 11। तो साथियों जिस कारण टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको आज तक प्रोसिक्यूशन ने एक ब्रह्मास्त्र के रूप में उपयोग किया है, उसका तोड़ क्या है, उसे हम कैसे नष्ट कर सकते हैं और उससे हम कैसे कंटेस्ट कर सकते हैं, ये मैंने खुलकर आज की वीडियो में बताया है। पर साथियों जो मेरी बातें हैं वो सिर्फ बातें नहीं, उनका आधार है माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा है कि हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ है। अगर हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ के बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, और लॉ के अनुसार हमारे राइट्स क्या हैं और लॉ के अनुसार में हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, इसको हमें समझना होगा, तब तो हम सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है। तो साथियों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक कॉपी और एक पेन हाथ में लेकर रखिए, जो कुछ भी बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए, और अगर ऐसी समस्या से आप गुजर रहे हैं तो इस थ्योरी को अप्लाई कीजिए। निश्चित तौर पर आप राहत पाएंगे, निश्चित तौर पर आपको एक बड़ा बेनिफिट जो है होने वाला है। तो जागरूक बनिए और जागरूक बनाइए, ये संकल्पना हमें लेनी है। तो साथियों शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जजमेंट जो है ये पास किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। जजमेंट काफ़ी रिसेंट है, जो कि पास किया गया है 12 जनवरी 2023 को, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया है, स्कोप किया है और एम्बिट किया है सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट का। साथियों फिर एक महत्वपूर्ण बात कि प्रोसिक्यूशन वापस से कमज़ोर है, क्योंकि यहाँ पर कोई आई एविडेंस नहीं है, ऐसा तर्क रिकॉर्ड पर भी है और ये फैक्ट अनकॉन्ट्रोवर्टेड भी है, क्योंकि केस जो है ये बेस्ड है ऑन द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। बिकॉज इन द मर्डर केस, इफ द केस इज बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, द लास्ट सीन थ्योरी एंड मोटिव ऑफ द क्राइम इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। जो चेन है उसमें मोटिव और लास्ट सीन थ्योरी दो ऐसे आर्टिकल्स हैं, अगर प्रोसिक्यूशन उस पर ध्यान नहीं दे पाया, उस पर काम नहीं कर पाया, ताश के पत्थों की तरह जो है केस बिखर जाएगा। और यही प्रिंसिपल अभी रिसेंटली अप्लाई किया है सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ एंटी करप्शन एज वेल, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने भरपूर तरीके से भले ये तर्क दिया कि डायरेक्ट एविडेंस ना हो तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर भी आप कन्विक्शन कर सकते हो, और कोर्ट ने इस बात को माना भी। पर एक बात समझनी होगी, अगर किसी केस में कन्विक्शन हो रहा है और केस बेस्ड है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में, तो क्राइम का पैटर्न क्या है, क्राइम का मोटिव क्या है, और चेन में हर उस इवेंट को जोड़कर एक कंक्लूजन ड्राइव करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को कि ही इज़ द गिल्ट, एंड उसके अलावा कोई भी कंक्लूजन यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया जा सकता। साथ ही इस मामले के फैक्ट्स क्या हैं, सबसे इंपॉर्टेंट उसको हम समझते हैं कि एक अपील जो है फाइल की गई टू चैलेंज जजमेंट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला। और अपील यहाँ पर इसलिए फाइल की गई क्योंकि जो कंसर्न एडीजे कोर्ट था या सेशन जज का कोर्ट था, उसने अक्यूज पर्सन को जो है कन्विक्ट कर दिया, जिसकी उसने अपील करी, और अपील भी उनकी जो है फेलियर रही। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए, इन्होंने दाखिल करी एसएलपी, कोर्ट को लगा कि इनकी बात में दम है, तो एसएलपी को एडमिट करते हुए उस एसएलपी को क्रिमिनल अपील के रूप में दर्ज करते हुए इस मैटर को जो है हियर अपॉन किया गया, और जो कंसेंट अक्यूज पर्सन है उन्हें कन्विक्ट किया गया सेक्शन 302 आईपीसी के अंदर। साथियों स्टैंड किया था प्रोसिक्यूशन का कि मिसिस ए, यहाँ मैं किसी का नाम नहीं लिख रहा हूँ इसलिए मैंने फिक्टिटियस जो है यहाँ पर एंटिटीज ली हैं, तो मिसिस ए कोई व्यक्ति विशेष है जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया बिफोर द पुलिस, और उसमें उन्होंने एलेज किया कि अक्यूज नंबर 1 इज़ द यंगर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड।
and was a convict and undergoing imprisonment as he is involved in number of theft cases। साथियों उसका आरोप ये है कि जो आर्टिकल्स चुराए गए थे ये उससे डिस्पोज ऑफ करे और इस समस्त बारों में जानकारियाँ जो है उसके हस्बैंड को थी। उसका कहना है कि अक्यूज नंबर 1 जब एस्केप हुआ फ्रॉम द प्रिजन और जब वो एब्सकॉन्ड हुआ तो उसको ये फियर था कि उसका पति सारी बातें जो है पुलिस को बता देगा कि भाई वो जेल से जो है एब्सकॉन्ड है, एस्केप हो गया है। तो उसने अक्यूज नंबर 2 to 7 के साथ मिला भक्ति करते हुए, कॉन्स्पिरेसी करते हुए एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी कि वह जो कंसेंट विक्टिम है या जो कंसेंट कंप्लेनेंट है उसके पति की हत्या कर देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यह क्राइम करने से पहले मिसिस ए को और उनके हस्बैंड को पहले तो ब्लाइंड फोल्ड किया गया। उनको ये लोग जीप में लेके गए और 30 किलोमीटर बाद उन्होंने मिसिस ए को तो ड्रॉप कर दिया और उसके हस्बैंड की जो है सब्सिक्वेंटली हत्या कर दी। और मिसिस ए ने विद द हेल्प ऑफ मिस्टर बी जो कि लोकल पर्सन था, जो कि उसके विलेज का था, उसकी मदद से वो अपने घर पर पहुंची और सब्सिक्वेंटली उसने ये मैटर जो है इन्फॉर्म किया उसके ब्रदर को जो मिस्टर सी है और सारा का सारा इंसिडेंट जो है एक्सप्लेन किया। और उसने भी जो है उसके हस्बैंड को सर्च करने की कोशिश करी और नेक्स्ट डे जो है मिसिस ए ने और मिस्टर सी ने थाने जाकर जो है रिपोर्ट लिखाई, जिसके आधार पर इनिशियली मामला दर्ज हुआ 395 और 365 का, क्योंकि उस समय तक ये कंफर्म नहीं था कि हत्या हुई या नहीं हुई है। ये बाद में जो है मालूम पड़ा, पर चूँकि आपको चीज़ समझ में आए इसलिए मैंने सब्सिक्वेंट इवेंट को भी इस स्टेज पर जो है कोट कर दिया। तो साथियों बेसिकली हमने आरंभिक फैक्ट्स देखे तो हमें क्या स्पष्ट हुआ है कि मिसिस ए और उनके हस्बैंड के विरुद्ध जो है कॉन्स्पिरेसी हुई। जो उनके हस्बैंड थे उनके सगे भाई ने कॉन्स्पिरेसी करी और उनके सगे भाई ने कुछ अक्यूज पर्सन के साथ मिलकर इस कॉन्स्पिरेसी को अंजाम देते हुए सबसे पहले इनके घर में हाउस ट्रेस पास किया, इनको जो है उठाया, इनके पति को जो है उठाया, इनको 30 किलोमीटर बाद छोड़ दिया, इनके पति को लेकर चले गए और विद द हेल्प ऑफ मिस्टर बी ये घर पर पहुंची। इन्होंने अपने भाई को इन्फॉर्म किया, उसने इनके हस्बैंड को सर्च किया, अल्टीमेटली ये थाने गए और उसके आधार पर 395 और 365 आईपीसी के तहत जो है मुकदमा दर्ज हुआ। पर साथियों एक बात समझने वाली है कि जब तक ये मुकदमा दर्ज हुआ था मिसेस ए को ये मालूम नहीं था कि उनके पति की हत्या हो चुकी। और सुप्रीम कोर्ट के लॉ को मैंने पूरा पढ़ा है तो आपका कंसेप्ट एंड तक क्लियर है, जिसलिए मैंने इसको अबट इनिशियल स्टेज पे कर दिया कि इस केस में मर्डर भी हुआ है कंसर्न हस्बैंड का ऑफ मिसेस ए। साथियों यहाँ पर पुलिस ने जो है स्टार्ट किया इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले अरेस्ट हुआ अक्यूज नंबर 3 और उसने दिया डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो क्राइम में आपका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, पर पुलिस कई बार आप पर दबाव बनाती है कि भाई आप कन्फेस कर लो। तो आपको लगता है भाई अपन क्राइम में फंसे क्यों, जब पुलिस अपने को कह रही गवाह बन जाओ, अप्रूवर बन जाओ, तो ठीक है बोल दो भाई। तो उसने इस कॉन्सिक्वेंटल में एक स्टेटमेंट दिया कि जो डेड बॉडी है वो पर्टिकुलर प्लेस पर है, वो हमने गाड़ी है, मैं उसको रिकवर करा सकता हूँ। अल्टीमेटली वो बॉडी जो है वो रिकवर हो गई। तो एक चेन जो है उन्होंने कनेक्ट कर दी। और अक्यूज नंबर 3 का जो स्टेटमेंट था सेक्शन 27 का, उसका एक कनेक्टिंग जो है एविडेंस था या आर्टिकल था। और एडिशनली उसने ये भी कहा कि जो स्टोलन गुड्स है ये भी आपको मैं जो रिकवर करा सकता हूँ और ये स्टोलन गुड्स भी जो है अक्यूज नंबर 3 के इंस्टांस पर जो है इसके घर से रिकवर हुए। और इन सब का एक प्रॉपर मेमोरेंडम बना, एक प्रॉपर स्टेटमेंट बना और अल्टीमेटली को कोर्ट में एज एविडेंस जो है पेश किया गया और उस पर मार्क किया गया एग्जिबिट नंबर P23। क्लियर हो गया। और उसके बाद चेन खुलती गई और अक्यूज नंबर 1 के भी जो है यहाँ पर डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड किए गए और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है चार्जशीट फाइल हुई और अल्टीमेटली अक्यूज प्रोसिक्यूट हुए और इनके खिलाफ 395, 364, 365, 382, 302 और 34 आईपीसी का जो है चार्ज लगाया गया। साथियों अक्यूज पर्सन ने यहाँ पर प्लीड किया नॉट गिल्टी, बट दे वर कन्विक्टेड। हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से भी हार गए, फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट मूव गए। पर एक गलती इनको भारी मार गई कि इनका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट इनको नहीं करना चाहिए था, साइन नहीं करना चाहिए था। मैं आपको बार बार ही कह रहा हूँ कि पुलिस को मार ले, कूट ले, कुछ भी कर ले, करने दो, मरना मंजूर है, बट भूल के भी ऐसे कागजों पर साइन मत करो जो आपकी मौत का फरमान लिख दे। मैं आपको बार बार क्लियर कर रहा हूँ, पुलिस पर दबाव है चार्जशीट पेश करने का, पुलिस चल रही है मीडिया ट्रायल से, लोगों के इमोशन से, पर उससे कानून नहीं चलता है। कानून चलता है कानून से, और कानून ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन शुड बी फेयर। अगर वो अनफेयर इन्वेस्टिगेशन है तो उसका डेफिनेट फ़ायदा जो है कंसर्न अक्यूज को मिलना चाहिए। तो साथियों यहाँ पर पुलिस ने आनंद फानंद में इनकी जो स्टेटमेंट से रिकॉर्ड करें, एलएसडी बॉडी रिकवर करे, एलएसडी जो है स्टोलन आर्टिकल रिकवर करे और इनको जो है मुलजिम मानते हुए चार्जशीट कर दिया। जब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया तो अक्यूज ने कई स्टैंड लिए। सबसे पहला स्टैंड ये था कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस जो है ये प्रूव करना है बियॉन्ड डाउट, खासकर उन मामलों में जब मामले जो है बेस्ड हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर, क्योंकि हर मामले में इनको प्रूव तो करना ही करना है, पर जब डिग्री ऑफ प्रूव है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट, काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है एज फार एज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आर कंसर्न। कोई भी लेकुना उस केस में नहीं रहना चाहिए। अगर लेकुना रहेगा तो डेफिनेट उसका फ़ायदा जो है अक्यूज पक्ष को मिलेगा। If there are discrepancy in the statement of prosecution witnesses who were examined during trial, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा भी जो है अक्यूज को मिलेगा।
ऐसा इस केस में हुआ, ऐसा पॉइंट रेज किया गया, पर हाई कोर्ट ने और ट्रायल कोर्ट ने ये पॉइंट कंसिडर नहीं करा कि यहाँ पर ग्लेरिंग डिस्क्रिपेंसी थी। इसके अलावा लैकुनास को जो है फिलअप किया गया बाय द प्रोसिक्यूशन, और ऐसी कोई भी एविडेंस नहीं थी जिसके आधार पर गिल्ट का हम हाइपोथेसिस जो है ड्रॉ कर सकें। तो साथियों, कुल मिला के एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो कंसर्न्ड गवाह हैं उनके बयान हुए, तो उसके आधार पर अक्यूज नंबर 2 को तो रिहा कर दिया गया, पर बाकी को जो है कन्विक्ट कर दिया गया। तो ये जो रवैया था ट्रायल कोर्ट का और हाई कोर्ट का, ये विधि संबद्ध नहीं है, अगेंस्ट लॉ है, ऐसा तर्क दिया गया। साथियों, ये भी सबमिट किया गया कि जो मेमोरेंडम है सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट का, इस पर विशेष चर्चा हुई कि ये कैसा होना चाहिए, इसका प्रकार क्या है और किस तरह से जो है इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है। इट इज़ बेसिकली कनेक्टेड विद रिकवरीज एट द इंस्टेंस ऑफ द अक्यूज्ड, और ये उसके स्टेटमेंट पर जो है बेस्ड है, जो कि वो पुलिस को दे रहा है। जबकि इस केस में क्या था कि जो भी पत्रावली पर मेमोज थे उसमें ये कहीं भी नहीं था कि अक्यूज ने अपने ऐसे स्टेटमेंट दिए या उस स्टेटमेंट के कॉन्सिक्वेंटल में ही एलिज रिकवरीज जो है परफॉर्म की गई हैं। इवन जो एलिज मेमोरेंडम है उसको पंच बैठने से जो है हस्ताक्षर तक नहीं करा है। जब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ही अपनी ड्यूटी पायस मैनर में निभाने पर जो है इच्छुक नहीं है, तो उस सिनेरियो में ये नहीं कह सकते कि दे आर जेन्युइन, कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो जेन्युइनली परफॉर्म करते हुए कंसर्न अक्यूज को लॉफुली जो है प्रोसिक्यूट किया गया है। कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपकी वर्किंग है, दे ऑल डिपेंड अपॉन द डिस्क्लोजिंग स्टेटमेंट। ऐसा कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है जिसके आधार पर हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें। दैट्स वाई द प्रोसिक्यूशन केस इज विशिएटेड बाय सेट अप्रोच ऑफ द आईओ एंड द एजेंसी। उनका ये भी कहना है कि लास्ट सीन थ्योरी पर अगर आप अपना केस को बेस्ड कर रहे हो तो इसमें डिस्टेंस जो है इट शुड बी प्रॉक्सिमेट नॉट रिमोट। ऐसा केस पुटअप करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को कि जब अंतिम बार देखा गया तो वो और किसी व्यक्ति से नहीं मिला, तभी लास्ट सीन थ्योरी सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज सक्सेसफुल नहीं होगी। तो कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि जब केस बेस्ड है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे, तो वहाँ पर बिरदीचंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जो गाइडलाइंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? द सर्कमस्टेंसेज फ्रॉम विच द कंक्लूजन ऑफ गिल्ट इज टू बी ड्रॉन शुड बी फुली स्टैब्लिश। तो स्टैब्लिश करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को, मजाक नहीं हो रहा है, आपको स्पष्ट करना होगा और आपको सिद्ध भी करना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी फैक्ट्स आप लेकर चल रहे हैं दे शुड बी कंसिस्टेंट, और उससे गिल्ट का कंक्लूजन ड्रॉ हो सके, हाइपोथेटिकल अप्रोच नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, एविडेंस शुड बी ऑफ कंक्लूसिव नेचर। चौथी बात, पॉसिबल हाइपोथेसिस रिकॉर्ड पर नहीं होना चाहिए, अदर देन कंक्लूसिव फैक्ट जो है रिकॉर्ड पर होना चाहिए। और एविडेंस इस तरह की होनी चाहिए कि कोई भी रीजनेबल ग्राउंड या कोई भी रीजनेबल डाउट वहाँ पर नहीं रहे कि ये जो कंसर्न अक्यूज है इसको ग्राफ्टेड किया गया है या इसको इम्प्लीकेट किया गया है। तो कुल मिला के फॉल्सिफिकेशन को रूल आउट करना है कंसर्न प्रोसिक्यूशन को। Thus, it is necessary that the circumstances from which the conclusions could be drawn beyond doubt, without any doubt, should be established by the prosecution। अगर प्रोसिक्यूशन उन्हें एस्टेब्लिश नहीं करता है तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा जो है डिफेंस को मिल जाएगा। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि डिस्टेंस है मस्ट बी और मे बी के अंदर, तो उनको अपना केस प्रूव करना है मस्ट बी के प्रिंसिपल पे, ना कि मे बी के प्रिंसिपल पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहाँ तक बात लास्ट सीन थ्योरी की, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि वेयर द टाइम गैप बिटवीन द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द अक्यूज एंड डिकीज वर लास्ट इन अलाइव एंड व्हेन द डिकीज इज फाउंड डेड इज सो स्मॉल, ताकि पॉसिबिलिटी ऑफ एनी अदर पर्सन अदर देन अक्यूज बीइंग द ऑथर ऑफ द क्राइम बिकम्स इम्पॉसिबल। अगर ऐसे सिनेरियोज फाइल पर हैं कि इस पॉसिबिलिटी को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं, तो लास्ट सीन थ्योरी को जो है कंक्लूसिव नहीं माना जा सकता। तो क्लियर यह है कि लास्ट सीन थ्योरी कम्स इनटू प्ले व्हेन टाइम गैप बिटवीन द मीटिंग ऑफ द अक्यूज एंड द डिकीज व्हेन द डिकीज वाज फाउंड एंड सीन टू बी अलाइव मस्ट बी शॉर्ट एंड मस्ट बी ऑफ सच नेचर कि उसके आधार पर हम ये कह सकें कि ये व्यक्ति मरने से पहले सिर्फ और सिर्फ अक्यूज से मिला था और किसी व्यक्ति से नहीं मिला था। अगर टाइम गैप बढ़ेगा, गैप लंबा होगा और डिकीज जो है मरा हुआ पाया गया, तो इस सिनेरियो में लास्ट सीन थ्योरी के हिसाब से कोई भी कंक्लूजन जो है ड्रॉ नहीं किया सकता। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने देखा कि जो लास्ट सीन थ्योरी है, जो मोटिव की थ्योरी है, जो रिकवरीज की थ्योरी है, दे आर टोटली इनकन्सिस्टेंट, और जिसका प्रोसिक्यूशन जो है हाईली इलीगल है, हाईली अनइमेजिनेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं, हैज़ नन ऑफ देम स्पोकन दैट कि एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट अक्यूज ने दिया और उसे किस प्रकार जो है रिकॉर्ड किया गया। जब तक अक्यूज का स्टेटमेंट नहीं है, ये वॉलंटरी नहीं है और उस स्टेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में एज पर लॉ रिकवरीज नहीं है, एंटायर प्रोसीडिंग वुड बी इलीगल एंड द प्रोसीडिंग वुड बी विशिएटेड। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आईओ की ड्यूटीज़ क्या है इन केसेस में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात, अगर अक्यूज कस्टडी में है और अपनी फ्री विल से वो स्टेटमेंट दे रहा है, तो कम से कम इंडिपेंडेंट विटनेस जिन्हें इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता वो मौजूद होने चाहिए और उनकी उपस्थिति में ये कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टेटमेंट जो है काफ़ी ज़रूरी है। और तीसरी बात, स्टेटमेंट के कॉन्सिक्वेंटल में जो एप्रोप्रिएट आर्टिकल है इट शुड बी रिकवर्ड, तभी सेक्शन 27 का जो बेसिक पर्पस है या फंडामेंटल है वो सिक्योर होगा। इस केस में कोर्ट ने क्या देखा
कि स्टेटमेंट तक रिकॉर्ड नहीं किए गए, ना ही गवाह इंडिपेंडेंट है। तो इस सिनेरियो में जो रिकवरीज हैं दे आर डाउटफुल एंड लायबल टू बी डिस्कार्डेड। तो साथियों कुल मिला के कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो प्रोसिक्यूशन का अप्रोच है वो सिर्फ है एलिज रिकवरीज पे या एलिज स्टेटमेंट पे, और दोनों ही इनकंसिस्टेंट है एंड बोथ कुड नॉट फॉर्म बेसिस ऑफ एनी कन्विक्शन। इसके अलावा इनके पास ऐसे कोई एविडेंस नहीं है जिसके आधार पर गिल्ट का जो है हाइपोथेसिस ड्रॉ कर सकें। तो कुल मिला के कोर्ट ने जो है जजमेंट जो था इम्प्यूट जजमेंट्स को सेट असाइड किया, अक्यूज को लिबर्टी पर सेट किया, और कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कन्विक्शन करना है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में तो लास्ट सीन थ्योरी को आपको स्पष्ट करना होगा और टाइम गैप है वो कम से कम हो, इसको रूल आउट करना होगा। नंबर 2, आपको ये स्पष्ट करना होगा कि घटना का मोटिव क्या है। नंबर 3, जो भी आपके पास चेन ऑफ एविडेंस है उसके आधार पर आपको एक कंक्लूजन ड्राइव करना होगा कि ये क्राइम जो है अक्यूज ने किया है वो उसमें इन्वॉल्व है, और इसके अलावा हम कोई भी हाइपोथेसिस या कोई भी अन्य कंक्लूजन जो है ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो ही केस जो है स्टैंड करेगा, अदरवाइज ये स्टैंड नहीं करेगा। तो साथियों कुल मिला के हम एक बात निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन को फेयर होना होगा। अगर प्रोसिक्यूशन फेयर नहीं है, इफ दे आर इंटरेस्टेड इन द अनफेयर इन्वेस्टिगेशन रादर देन दे आर कलेक्टिंग द एविडेंस एज पर देयर ओन विम्स, तो उसका भरपूर फायदा जो है आपको मिल जाएगा। सिर्फ समझने की बात है, उसके अनुसार में वर्कआउट करना है, निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। तो लीगल अवेयर रहे शोषण का शिकार होने से भी और बेईमान प्रोसिक्यूशन से भी। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।